बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सैयद यज़दानी गिलानी साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे आज जो मामलात सामने आए हैं अहम तरीन उन पे। अस्सलाम वालेकुम यज़दानी साहब। जी वाले कैसे हैं सर? अल्लाह का करम और एहसान। सर सुबह सुबह बड़ी ऐसे थमने फड़कती थपती खबर कि 28वीं आईनी तरमीम 12 नए सूबे बनाने का यानी कि तजवीज़ सामने आने लगी है जनूबी पंजाब और बहावलपुर समेत। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने वैसे सब बताया कि ये बाज़गश्त तो काफ़ी अरसे से जारी थी और याद होगा कि हमने माजी में एक प्रोग्राम भी किया था मियाँ आमिर साहब के हवाले से, जो दुनिया टीवी के बिल्कुल CEO हैं, कि वो जगह जगह जाकर छोटे छोटे सूबों की बात कर रहे हैं। याद होगा आपको। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि क्या बिल्कुल अच्छी बात है कि लोगों को इंसाफ उनकी दलील पर मिले, चाहे जाए कि वो एक ही शख्स की बादशाहत हो और लोग एक ही जगह पर जाएं और एक ही जगह पर तमाम मामला की डील हो। जैसे कि अभी मिसाल के तौर पर जनूबी पंजाब का मसला है तो हमें लाहौर जाएगा, लाहौर के शहरों में रश बढ़ेगा, ट्रैफिक का मसला बनेगा और दीगर मामलात हैं, रहायश का, खाने का, पीने का। तो अगर ये छोटे छोटे सूबे बन जाते हैं तो आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा, उनको इंसाफ उनकी दलील में मिलेगा। वो उनका अपना एक वज़ीर आला होगा, उनका अपना एक गवर्नर होगा। ठीक है ना जी। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो इनको माजी में पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर ये 28वीं तरमीम में करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। 12 का तजर्बा ना करें, फिलहाल 3-4 का करके देख लें। ठीक है ना जी। तो उससे इंशाल्लाह इनको काफ़ी हमें मामला सुधर जाएंगे। ठीक है ना। और ये जो बेचैनी की एक कैफियत हमेशा रहती है कि पंजाब का वो लोग दूसरे दीगर हमारे सूबे कहते हैं जी पंजाब तख्त पर बरजमा रहता है, तो वो भी मामला सीधे हो जाएंगे, ठीक हो गया। यानी आप क्या समझते हैं कि ये फैसला किसी हद तक ठीक साबित हो सकता है? यकीनन। देखें ना, अरसा दराज से तो ख्वाहिश है ना। हम तो जनूबी पंजाब कहते हैं, कोई कहता है जी सिंध के सूबे बनने चाहिए, कोई कहता है बलोचिस्तान के। एक मिसाल है तो भाई बिल्कुल बने। देखिए ना, अब तमाम लोगों को उनके मसावी हकूक़ मिलने चाहिए, उनके बराबर के हकूक़ उन्हें मिलने चाहिए। तमाम हकूक़ अपर पंजाब ही क्यों ले जाए? ठीक है ना। तमाम मामलात को देखें ना, फंड जनूबी पंजाब के जारी होते हैं, लगते हैं वहाँ अपर पंजाब में। आपने देखा होगा। ठीक है ना भाई, क्यों इस्लामाबाद के लोग ही सिर्फ बासी यहाँ के पाकिस्तान के शहरी हैं, पिंडी के लोग ही हैं, लाहौर के लोग हैं, यहाँ मुल्तान के, जनूबी पंजाब के, शुजाबाद के, जलालपुर पीरवाला के, डेरा गाजी खान के, लइये के, बखर के, इन लोगों का कोई हक नहीं है। तो इनको इनका इस्तेहकाक हक मिलना चाहिए। ठीक हो गया सर। सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एक बड़ी अहम चीज़ होती है, एक शहर से दूसरी तरफ सामान ले जाने के लिए ताजरान इसमें बड़ा उनको सहूलत होती है। लेकिन कुछ दिनों से एक नई सूरत सामने आ रही है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं स्मगलिंग मुलव्वस पाए गए हैं। क्या चेकिंग का मयार नहीं है या इन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं? ये आज आपने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया है। वैसे भाई बात यह है कि ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है ना, ये एक माफिया है। जितना 2 नंबर धंधा है वो इसी के ज़रिए होता है, क्योंकि इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर लाहौर से जाली मोबाइल आ रहा है तो इन पे आ रहे हैं। ठीक है, कंपनियों के नाम का। जाली परफ्यूम आ रहे हैं तो इधर आ रहे हैं। दीगर जो मेडिसन आ रही है 2 नंबर, तो वो इधर से आएगी। बेसिकली तो ये था दूसरा मामला। मिसाल है कि कपड़ा जा रहा है लोगों का, जूते जा रहे हैं लोगों के, सरिया जा रहा है, ईंटें जा रही और दीगर मामला गुड्स ट्रांसपोर्ट उसके लिए इस्तेमाल होती थी। अब 2 नंबर मेडिसन इस पर आ रही जा रही है, 2 नंबर मोबाइल का इसमें है, ग्रीस 2 नंबर यहाँ आती जाती है। दीगर जितनी 2 नंबर धंधे हैं वो अब जाली मोबाइल जो हैं नॉन कस्टम पेड, वो भी इसी पे आते जाते हैं। ठीक है ना। ये एक पूरा माफिया है और इसमें बाकायदा चंद कंपनीज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही। ठीक है ना जी। जो इस किस्म के जापानी कपड़ा जिसे कहते हैं आप, स्मगलिंग की आइटम जितनी हैं वो गुड्स ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल, उसके लिए इसको इस्तेमाल। और ये जो अड्डे हैं इनके, ये रात को आ जाती हैं यहाँ और वहाँ आकर ये आराम से पड़ा रहता है। वो देखते हैं 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब बिल्कुल इस वक्त कोई सन्नाटा है, कोई कस्टम, कोई लेना, कोई देना, कोई पुलिस, कोई मामलात नहीं है, चिंची पे रखा, रक्शे पे रखा, लोड किया और जाके वहाँ पहुँचा दिया। ठीक है। अगर इस दौरान वो समझते हैं, इवन शराब तक इधर आ रही है गुड्स ट्रांसपोर्टर जी, गुड ट्रांसपोर्ट। मैं आपको तो चेकिंग का सिस्टम नहीं है सर। क्या चेकिंग का सिस्टम है? जब जहाँ चेकिंग होनी है वहाँ नहीं हो रही। एयरपोर्ट से स्मगलिंग आप खुद कह रहे हैं कि निकल रही है, शराबें आ रही हैं, मोबाइल आ रहे हैं, घड़ियाँ आ रही हैं, परफ्यूम आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे जहाँ इतनी जदीद मशीनरी लगी तो गुड्स पे क्या लगना है? गुड्स पे तो आया सामान, ट्रक अनलोड हुआ, चला गया, किसी ने छापा मार लिया, इतला आ गई,
चले गए, वरना तो उनके एक धंधे, एक मुकायदा हर बंदे का एक रेट लगा हुआ है ठीक है कि आपने आना और ये लेके निकल जाना। अच्छा, अब वो शराब वहाँ पर आई, शराब पड़ी रही, ठीक है। अगर किसी ने कुछ छापा मार लिया, वो कहते जी ये बिल्टी हमारे पास, ठीक है जी। अब वो इंतज़ार करते हैं, मिसाल है कि इसको कौन, किसकी बिल्टी है जी, बिल्टी जैद की है। अब जैद लेने नहीं आएगा, बिल्कुल गुड्स वाले ने बता दिया है कि भाई आपकी शराब पर इस वक्त कस्टम वाले, पुलिस वाले बार बार आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं ये बिल्टी किसकी है, मिसाल है, ये किसका कार्गो है। वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, हमें तो आया, ठीक है जी। अब वो 2 दिन पुलिस वाले आएंगे, 3 दिन आएंगे, 4 दिन, उसे कह देंगे कि ये जो आपका माल है ना, ये हमारी इजाज़त के बगैर आपने जाने नहीं देना, ठीक है। आपको इंडिकेशन हो गई। अब आपने अगले बंदे को बता दिया, क्योंकि अगली तो लाइन आपकी है कि भाई आपकी जो मेडिसन आई है, आपकी शराब आई है, आपका जाली मोबाइल आया, पुलिस वाले आए, उन्होंने कह दिया ये नहीं कार्टन जाने देने। अब क्या होगा, आप लेने नहीं आएंगे, बस ख़त्म, हम नहीं लेने आएंगे। पुलिस 2 दिन 4 दिन चक्कर लगाएगी, उठा के ज़्यादा माल जब्त करके ले जाएगी, बस पकड़ा फिर वो नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि वहाँ उसने फेक नंबर से बुकिंग कराई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने बेशुमार जगह देखी हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों पर आज से कई अर्सा पहले हमने बाकायदा गुड्स पर इसमें एक्शन भी करवाया, लेकिन वो लोग पकड़े नहीं जाते। पकड़े किस लिए नहीं जाएंगे कि वो लेने नहीं आएंगे, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो इसका एक बिल्कुल तरीका कार रखें, मुकम्मल जो मुतलका थाना उसके ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए, किसका माल आ रहा है, क्या उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, और आने वाले को, गुड्स वालों को पता होना चाहिए इसमें है क्या। ठीक, असल चीज़ तो ये है, उनको पता ही नहीं है। अच्छा सर, गन्ना क्रशिंग सीज़न हुकूमत ने कब से ऑर्डर जारी किए हुए हैं, लेकिन जो मिल्स हैं वही गफलत का मुजाहरा कर रही हैं, लेट कर रही हैं। फिर हुकूमत ने एक्शन लिया कि जो मिल नहीं चलेगी उसको 10 लाख रोज़ का जुर्माना होगा। आधी मिलें चल चुकी। ये मिलों का काटल इतना मजबूत है, इससे यह कि अगर जल्दी क्रशिंग सीजन शुरू हो जाए तो चीनी का रेट भी नीचे आएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें ब्रदर बात ही होती है कि ये अगर जल्दी शुरू कर देंगे तो उसके अंदर जो गन्ने की मिठास है उसका एक मसला होता है। ये चाहते हैं कि उसकी मिठास के लेवल को बढ़ जाए, चीनी ज़्यादा निकले। उसका नुकसान क्या होगा, उसका वेट कम हो जाएगा, काश्तकार को उसका नुकसान होगा, इनको फ़ायदा होगा, इसलिए लेट करते हैं। इसलिए लेट करते हैं। वो 10 लाख रुपए देना पसंद करते हैं। पहली बात तो 10 लाख किसने देना है? ये गन्ने की जो शुगर मिलें हैं, ना मेरी हैं ना आपकी हैं, ये तो बहुत बड़ा जो हमारी मुल्क की एलीट क्लास है उनकी हैं, ठीक है ना। साहिब इक़्तिदार जिन जो बैठे इक़्तिदार में जो बैठे हैं उनकी हैं, मेरी आपकी तो है नहीं। तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो ये हर साल ये इनका एक तरीक़ाकार है कि जी सीज़न शुरू हो गया, काश्तकार रो रहा है कि जी मेरी गन्ना ख़रीदा नहीं जा रहा मुझसे, वो कह रहे जी हमने मिल ही नहीं अभी चलाई, भी मिल चलेगी तो गन्ना लेंगे, जब मिल नहीं चलेगी तो गन्ना क्या करना है हमने। तो वो इस किस्से से काश्तकार को ज़लील और रुसवा करते हैं। बेसिक उनकी थीम जो होती है या उनके मकासद होते हैं वो यही होते हैं कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। अच्छा, ज़ाहिर बात है कि जब अगर आपने 20 दिन के लिए रोक लिया तो 20 दिन में गन्ना कहाँ से कहाँ चला गया। अगर वो कटा पड़ा है तो वो सूख गया, सूखने में उसके अंदर जो मिठास ज़्यादा हो गई और वज़न कम हो गया, ठीक है ना। जो लगा हुआ है गन्ना जिसका मसाला भी मैंने काटा नहीं क्योंकि मेरे दूसरे जो भाई हैं उनका बिक नहीं रहा, तो उसमें भी मिठास ज़्यादा हो गई। तो ये फ़ायदा इनको हुआ कि इनकी रेशो बढ़ गई, ठीक है ना। यानी किसानों को इस्तेसाल है एक तरह से। यकीनन ये हर साल होता है, माजी से सुनते आ रहे हैं, कोई आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये तो सख्ती होनी चाहिए कि जब एक सीज़न मैं तो कहता हूँ जो बड़े बड़े किसान हैं ना उनको मिलकर खुद अपनी मिल्स लगा देनी चाहिए। सर मिल नहीं लगाए चाहिए, मैं कहता हूँ गुड़ बना दें, गुड़ बना, शक्कर बना दें। गुड़ चीनी से ज़्यादा महंगा गुड़ है, ठीक है ना। गुड़ बनाएं, छोड़ें इनकी जो बदमाशी हैं इनको ख़त्म कर दें। लेकिन पहले हम गुड़ खाते थे, सेहतमंद थे, मामलात भी कम थे। ये तो चीनी तो नीरी जहर है, लेकिन उसके बगैर हम रह नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये जो इदारे या शुगर मिलें नहीं चल रही, उन्होंने सीज़न स्टार्ट नहीं किया, मैं कहता हूँ उनको इस साल के लिए बैन कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर कि अब आप नहीं चला सकते। नहीं चला, लेकिन आप खुद कह रहे हैं, वो खुद मालिक है मुल्क के भी, जिन्होंने कहना वो नीचे वापस आप करते रहे, मैं आप बोलते रहे, उस पर उनका क्या असर होगा। ऐसे वो कोई ना कोई टेक्निकल नुक्स निकाल लेते हैं जी हमारा बॉयलर ख़राब था, हमारा फलानी चीज़ ख़राब थी, हम उसको सेटिंग कर रहे थे, हमारा जनरेटर नहीं चल रहा था, हमारे ये कोई ना कोई टेक्निकल वो पेश कर देते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ये तो चलो माफिया था, एक और माफिया की बात करते हैं। ऐसे समझें कि प्रॉपर्टी माफिया हो गया या लैंड माफिया हो गया। 125 से ज़ायद गैर कानूनी स्कीमें, लेकिन एक्शन कोई नहीं है।
किधर सोए हैं जिम्मेदार? देखें, बात ये मैं बताता चलूँ कि ये बेशुमार हाउसिंग स्कीमें जिन्होंने लोगों का पैसा लूट कर बाहर हो गए। गुलबर्ग को देख ले, गुरमानी साहब को देख, असगर अली गुरमानी साहब वो फरार हो गए। अब मुझे बताइए, ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनका पैसा डूबा, बेचारे उन्हें प्लाट लिए, उनको प्लाट भी नहीं मिला, उनके पैसे भी नहीं मिले। उनके ऊपर जो क्या हुआ कि उनके ऊपर जब कार्रवाई हुई, पता चला ये तो कारपोरेशन से, बल्दिया से या जो महकमे हमारे MDA से मंजूर शुदा नहीं है, ठीक है। अब वो उन्होंने जब उनके ऊपर सख्ती की तो वो मुल्क से फरार हो गए। जब फरार हो गए तो ठीक है जी, किसी के नक्शे पास नहीं, किसी के क्या मामला हैं। अब 125 लोगों को नोटिस आए, उनके मामला चले, FIR दर्ज हुई, लेकिन हुआ गिरफ्त में कोई भी नहीं आया। सब अपने मौज मस्ती में बह रहे हैं। उन्होंने वहाँ से अपने जो भी है चमक के ज़ोर पर अपने मामलात को डील किया, और अरसा दराज से जो बेचारे अलाटी थे, प्लाट लेने वाले थे, मुतासरीन थे, वो रोते फिरते दर बदर, कभी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कभी कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, कभी इंसाफ के लिए उनकी अपनी दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो ये तो बहुत गैर कानूनी सी बात है। मैं कहता हूँ ऐसे लोग जो 125 कॉलोनियाँ हैं जो इस वक्त MDA ने बैन की, कारपोरेशन ने बैन की, जिनके ऊपर FIR दर्ज हो गई, इनका सद्देबाब होना चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये कौन सा तरीका कार है कि जनाब ज़रा देखा कि मामला ठप हो गया, 6 महीने साल गुजर गया, चलो जी ठीक है, फिर बंदरबांट शुरू हो गई, लोगों के अरबों रुपए लेके डकार के निकल गए। ऐसे लोगों को तो लाकर घंटाघर चौक पर फांसी दें, निशान इबरत बनाएं, ठीक है ना। जहाँ बाकी मामला हो सकते हैं, ताहयात लोगों को इस्तिस्ना मिल सकता है, तो इनको तो ना दें। हमारे नाज़रीन पता क्या कहते हैं साहब कि यज़दानी साहब घंटेघर चौक को फांसी का ढूंढवा के रहेंगे। नहीं, देखिए बात ये है कि फांसी नहीं समझे कि जो सर 2 नंबर लोग हैं, इनका तो मुहासबा होना चाहिए। एक हवाला देते हैं ना, अलामती हवाला देते हैं, ताकि वहां तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। घंटाघर से मुराद है वो सेंटर है, ठीक है ना। तमाम लोग आ जाते हैं, दिल्ली गेट वाले भी आ जाएंगे, खूनी बुर्ज वाले भी आ जाएंगे, घंटाघर वाले भी आ जाएंगे, तमाम लोग आके वहां जाकर ये मंजर देख सकेंगे अपनी आंखों से कि उस शख्स को निशाने इबरत बना दिया गया जिन उसने लोगों को जालसाजी से, धोखे से उनकी रकम ईंटी और उनको ठगा। ऐसे लोगों को किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा सर, अलामती फांसी तो हो गई, असल फांसी की तरफ आते हैं। हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुनाने की शनीद है, बल्कि ढाका में तो फ़ौजी भी तैनात कर दिए गए हैं। और इसमें यह है कि अगर सज़ा हो जाती है तो बांग्लादेश हुकूमत के पास एक कार्ड होगा, इंडिया से क्या सकते हमारी मुजरिम है, हमारे हवाले करो, इंटरपोल के जरिए कर सकता है। कैसे देखते हैं, ठीक हो? देखिए जी, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी दिल ख्वाहिश है कि ऐसा हो, क्योंकि इस औरत ने जमात इस्लामी के कई बूढ़ों को जो इस वक्त 60 साल सर वो कहती है मेरे मुल्क के खिलाफ थे, बांग्लादेश के खिलाफ। क्या ऐसे तेरे बाप का मसला है? तेरे मुल्क, अब तुम कितने खिलाफ निकली? उसके बाप का मसला था, उसके बाप को जो मारा था। सर बात ये है कि अब देखें आपने कितने लोगों को मार के निकल गई। आर्मी चीफ निकल गया, चीफ जस्टिस निकल गया, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन निकल गया। तो अब सबको मैं तो कहता हूँ फांसी पे लगा देना चाहिए, ठीक है ना, एक इबारत का शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो इस औरत कार्ड खेल कर, ठीक है ना, जुल्म और ज्यादती की। एक आदमी 70 साल का, उसने और 2 साल बाद वैसे मर जाना है, और तो उसको फांसी लटका, क्या तेरी उसमें लेना देना है? क्या तुझे तस्कीन मिली? और मकाफाते अमल देखें क्या हुआ, अल्लाह ताला ने क्या कुछ किया। जैसे लोगों ने घेराव जलाओ किया, कैसे इनको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। इसने तो अपने बाप की हमेशा के लिए रियासत समझा हुआ था कि मुल्क हमारे बाप की जागीर है। हर चौक पे अपने बाप का स्टेचू लगाया हुआ था, किधर गए सारे स्टेचू, सब कहाँ गई वो खुद? तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको पकड़ के लाएं, ठीक है ना, इंटरपोल के जरिए लाएं, ठीक है ना। ये तो इंडियन एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे, थी भी उनकी अलाकार, अब देखिए उसी मुल्क में बैठी हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको पकड़ के लाएं, इसको फांसी दें, इसकी नस्ल को ख़त्म करें, किसी को न छोड़ें। जितने जितने लोग हैं इसमें, उन लोगों का जो खून रायगा नहीं जाना चाहिए, इसको बिल्कुल आज बिल्कुल सज़ा सुनानी जाएगी। और मुझे यकीन है, मेरा वजदान कहता है कि ये अपने अंजाम को पहुंचेगी, ठीक है ना। सर बात ये है कि अगर वो इंटरपोल के अब ना भी लाई जाए, लेकिन इतने बड़ा जो बंदा इक़्तिदार में रहा हो, उसका नशा हो, उसकी मौत वैसे ही हो जानी है, फांसी सुनकर ही, ठीक है ना। तो अल्लाह करे ये ऐसा ही हो जी। बहुत शुक्रिया यज़दानी साहब, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे आज के इश्यूज़ और मामलात, कौमी सतह के भी और इंटरनेशनल सतह के भी, जिन पे यज़दानी साहब ने सैर हासिल तबसरा किया। अगले प्रोग्राम में नए इश्यूज़, नए खबरों, नए मामलों के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक शिराज वैसे को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।